everyone, welcome back to the YouTube channel of Winsome International School, and today we are going to continue with the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom from your book फर्स्ट फ्लाइट। यानी कि आज हम अपना चैप्टर जो है वो पूरा कंक्लूड कर देंगे और जो लास्ट 2 सेशंस में हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। वी वर स्टडिंग अबाउट द अपार्थाइड पॉलिसी दैट वाज प्रेवलेंट इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड पॉलिसी थी जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एनकरेज करने के लिए बनाई गई थी एंड दैट वाज फॉर नो रीजन, कोई रीजन नहीं था। और एंग्लो बॉयर वॉर जो हुआ था जो कि ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था, उस वॉर की वजह से जब साउथ अफ्रीका लॉस्ट द बैटल, इट लॉस्ट द वॉर, उसके बाद ब्रिटेन ने ओवर पावर कर लिया था साउथ अफ्रीका को एंड एज अ रिजल्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसी इनह्यूमेन पॉलिसी जो थी वो साउथ अफ्रीका के लोगों पे इम्पोज कर दी थी जिसका नाम था अपार्थाइड पॉलिसी। एंड उसके बाद में फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम, जैसे कि चैप्टर का नाम है, जो कि ऑटोबायोग्राफी है ऑफ नेल्सन मंडेला, और अपनी उस ऑटोबायोग्राफी के अंदर नेल्सन मंडेला ने जो उन्होंने पूरा स्ट्रगल किया है थ्रू आउट वही उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला को हम क्यों जानते हैं? बिकॉज ही वॉज नॉट ओनली अ फ्रीडम फाइटर, वो सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर ही नहीं थे साउथ अफ्रीका के, बल्कि वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो एस्टैब्लिश हुई थी साउथ अफ्रीका में उसके। ठीक है, सो अभी तक हम उनके सारे कंपेनियंस के बारे में हमने पढ़ा, उन्होंने कितने एफर्ट्स लगाए, जितना भी स्ट्रगल उन्होंने किया, और फाइनली उनको वो दिन देखने को मिला जिसके लिए दे वर स्ट्राइविंग, जिसके लिए वो वेट कर रहे थे। और वो कौन सा दिन था? फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, फ्रॉम द अपार्थाइड पॉलिसी। और उन सभी ने प्लेज किया कि अब वो एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे जो कि किसी भी रेस के बेसिस पे नहीं होगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का कोई ग्राउंड नहीं होगा, ना रेस, ना कलर, ना क्रीड, ना रिलीजन, कोई भी नहीं होगा, और सब अपने फंडामेंटल राइट्स जो है वो इक्वली एंजॉय कर पाएंगे। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। तो यहाँ पे यू कैन सी दिस इमेज, यहाँ पे भी फ्री साउथ अफ्रीका का बैनर जो है पीपल आर होल्डिंग एंड दे वर कैरिंग, एंड इट इज अ पार्ट कि जब लोग वहां पे स्ट्रगल कर रहे थे और वो सब अपने अपने जो है प्रेजेंट कर रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अपनी वॉइस जो है वो रेस कर रहे थे, तो ये उसी का एक पार्ट है। ठीक है, इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। यहाँ पे नेल्सन मंडेला बात कर रहे हैं कि अगर हम कॉमनली किसी इंसान की लाइफ की बात करें तो हर इंसान की लाइफ में 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं। अब ऑब्लिगेशंस क्या होता है? ऑब्लिगेशंस इट कैन बी अ सोशल, जस्ट अ मिनट, इट्स टू थिक आई गेस, या इट्स सोशल और मॉरल, या फिर कह सकते हैं लीगल ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह सकते हैं। ठीक है, सो ट्विन ऑब्लिगेशन, यानी कि ऑब्लिगेशन का मतलब यहाँ पे है ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नेल्सन मंडेला बात कर रहे हैं कि हर कॉमन लाइफ की हर कॉमन मैन की लाइफ के अंदर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, 2 काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज जो होती है विच ही इज बाउंड टू फॉलो, जो उसको फॉलो करनी ही पड़ती है। मींस उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये ड्यूटी फॉलो करूं या ना करूं। ठीक है, तो उन्हीं ट्विन ऑब्लिगेशंस के बारे में वो बात कर रहे हैं। अब वो ऑब्लिगेशंस क्या क्या है, किसकी तरफ है? ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। यानी कि ये तो हो गया फर्स्ट सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस। पहली ऑब्लिगेशन या पहली जो ड्यूटीज है वो किसकी तरफ है? प्रायर ड्यूटीज किसकी तरफ है? अपनी फैमिली की तरफ। फैमिली में कौन कौन आता है? खुद के पेरेंट्स के लिए, खुद की वाइफ के लिए और खुद के बच्चों के लिए। यानी कि हर एक इंसान की जो मॉरल ड्यूटी बनती है या सोशल ड्यूटी बनती है, फर्स्ट प्रायर के ऊपर जो आती है वो कौन सी है? टुवर्ड्स हिज फैमिली। ठीक है, तो पहली तो उन्होंने डिस्क्राइब कर दी है कि फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टुवर्ड्स हिज फैमिली इंक्लूडिंग हिज चिल्ड्रन, पेरेंट्स, वाइफ। ऑलराइट, और सेकेंड ऑब्लिगेशन क्या है? जो ये ट्विन की बात, यहाँ पे 2 की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड ऑब्लिगेशन क्या है? ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, his community, his country। मीन्स ऐसा नहीं है कि इंसान सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचे, सिर्फ अपने फैमिली के लिए ड्यूटीज कंप्लीट करे और उससे उसका काम चल जाएगा। नो, उसकी जो सेकंड ड्यूटी बनती है वो उसकी कंट्री के लिए है, उसकी कंट्री मैन के लिए है। ठीक है, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, जिस कम्युनिटी में रह रहा है, उन लोगों के लिए भी है। ठीक है, तो ये उसका ऑप्शनल नहीं है कि वो करे तो ठीक, ना करे तो ठीक।
नो, ही इज बाउंड टू फॉलो दोज। ऑब्लिगेशन का मतलब ही यही है कि कोई भी सोशल, मॉरल या लीगल ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी विच यू आर बाउंड टू फॉलो, जो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। क्लियर? इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला फिर से एक कॉमन स्ट्रक्चर में अगर हम बात करेंगे, कॉमन एक ऐसी सोसाइटी है जो कि सिविलाइज्ड है, सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जो कि सिविलाइज्ड है, जो कि ह्यूमेन है, और जहां पे इंसान जो है अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल उस पे बाउंडेशन नहीं है कि तुम ये नहीं कर सकते, या अपने फंडामेंटल्स जो कॉमन बेसिक राइट्स है वो एंजॉय नहीं कर सकते। यानी कि ही इज फ्री फ्रॉम ऑल सच रेस्ट्रिक्शंस एंड ही इज फ्री टू फॉलो हिज फंडामेंटल राइट्स। तो एक ऐसी जो सोसाइटी होती है जो कि सिविलाइज्ड कहलाती है, ह्यूमेन कहलाती है, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, हर इंसान फ्री रहता है कि वो उन ऑब्लिगेशंस को, उन ड्यूटीज को फॉलो कर सके, उन ड्यूटीज को फुलफिल कर सके अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, अपनी इंक्लिनेशंस के अकॉर्डिंग। व्हाट डू वी मीन बाय इंक्लिनेशंस? यानी कि हमारी प्रायर लिस्ट में कौन आता है, हमारा झुकाव ज्यादा किसकी तरफ है। ठीक है, हम अपनी लाइफ के अंदर जैसे प्रायोरिटी सेट करते हैं ना, कि पहले फैमिली आएगी, फिर फ्रेंड्स आएंगे, फिर सोसाइटी आएगी, राइट? सिमिलरली हम अपनी इंक्लिनेशंस के अकॉर्डिंग और अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान जो है वो एक ऐसी सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर अपनी ड्यूटीज को, अपने ऑब्लिगेशंस को इजीली फॉलो कर सकता है। ठीक है, बट लेकिन in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। लेकिन जैसे उन्होंने वहां मेंशन किया एक सिविल और ह्यूमेन सोसाइटी, लेकिन हमने यहाँ पे बात की थी ये सोसाइटी कैसी थी? This was one of the most harshest societies world has ever known। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी कि ये सिविल सोसाइटी तो बिल्कुल नहीं थी। So he is saying, लेकिन ऐसी कंट्री जो साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री है, जहां पे अपार्थाइड पॉलिसी जो थी ये इम्पोज कर दी गई थी, यहाँ पे मेरे जैसे लोग, ओके, पीपल ऑफ माय बर्थ एंड कलर, यानी कि जो मेरे जैसे लोग थे, जिनका कलर ब्लैक था, मेरे जैसा था, उनको ये परमिशन नहीं थी, और ना ही वो लोग इतने कंफर्टेबल थे कि वो अपनी इन ऑब्लिगेशंस को आराम से फुलफिल कर पाते। क्लियर? इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर, अ मैन ऑफ कलर का मतलब यहां पे किसके बारे में बात हो रही है? he is talking about a dark skinned person। ठीक है, dark skinned person। all right, so he is saying a man of color, a man of color means a man of dark skin। ठीक है, a black man who attempted to live as a human being was punished and isolated। now you can imagine the situation कि ऐसा इंसान, अगर कौन सा इंसान जिसकी स्किन का टोन क्या है, डार्क है, ब्लैक है, अगर वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग की तरह रहना चाहता था, सिर्फ ह्यूमन बीइंग यानी कि अपने मॉरल राइट्स को एंजॉय करके, अपने बेसिक राइट्स में रहते हुए अगर वो ऐसी लाइफ जीना चाहता था, तो वो एक तरह से क्राइम था उसके पार्ट पे। ठीक है, he was punished, उसको ना सिर्फ पनिश किया जाता था but isolated, punished and isolated। isolate का मतलब क्या होता है? अकेला हो जाना, और isolated यानी कि उसको सबसे अलग कर दिया जाता था। क्लियर? so this was a crime for those people, उन लोगों के लिए क्राइम था कि बिकॉज आपका कलर जो है, स्किन टोन जो है वो डार्क है, यू कैन नॉट डेयर टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ भी नहीं जी सकते हो। और अगर किसी ने ऐसा अटेम्प्ट किया, अगर किसी ने ये कोशिश की, तो क्या किया जाता था? उनको पनिश किया जाता था और उनको सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था, अकेले रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। क्लियर? यू कैन सी दिस, या आई जस्ट इंसर्टेड दिस एज एन एग्जाम्पल सो दैट आपको एक रेफरेंस मिले। ये वो इमेज है, ये एक ऐसा बोर्ड है जो उस वक्त साउथ अफ्रीका के अंदर लगाए जाते थे। ये एक होर्डिंग है वहां का, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, देयर इज अ स्कल हियर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डेंजर, है ना?
लेकिन लिखा हुआ क्या है, ये डेंजर किसके लिए लिखा हुआ है, किसको ये कर रहा है इंडिकेट, नेटिव्स यानी कि जो साउथ अफ्रीकन है, इंडियंस एंड कलरिड्स। कलर्ड्स मींस जो बाकी साउथ अफ्रीका के अलावा दूसरी कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, व्हाइट्स के अलावा जो दूसरे कलर वाले लोग हैं, दूसरे कलर का मतलब है दूसरी नेशनैलिटीज वाले लोग हैं, उनके लिए। यानी कि ना तो यहाँ पे साउथ अफ्रीकन एंटर कर सकते हैं, ना ही इंडियंस एंटर कर सकते हैं, या और कोई दूसरी कंट्री के जो लोग हैं वो एंटर कर सकते हैं। इफ यू एंटर दीज प्रेमाइसेस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग। यानी कि अगर मतलब कुछ प्रेमाइसेस यानी कि कोई ऐसी कुछ फिक्स जगह थी, ऐसी प्लेसेस थी, ऐसे स्पॉट्स थे जहां पे ये होर्डिंग्स जो है वो लगाई जाती थी। ठीक है, जैसे अगर नॉर्मली हम बात करें तो हम क्या करते हैं, हम अपने गेट के बाहर क्या लगाते हैं, अगर हमारे पास एक पेट है, डॉग है, तो हम क्या करते हैं, बी वेयर ऑफ डॉग्स, है ना, तो एक वो क्वेश्चन होता है। उसी तरह से उन्होंने एक एज अ क्वेश्चन, एक चेतावनी के रूप में इन्होंने ये होर्डिंग्स जो थी, व्हाइट्स ने एक होर्डिंग, काफी सारी होर्डिंग्स जो है अलग अलग स्पॉट्स पे लगाई गई थी जहां पे सिर्फ व्हाइट्स ही जा सकते थे। अगर उनके अलावा कोई भी जाता तो दे आर सेइंग यू विल बी लिस्टेड मिसिंग, यानी आपके साथ क्या होगा किसी को पता नहीं चलेगा। इनडायरेक्टली दिस इज अ थ्रेट। ओके, आर्म्ड गार्ड्स शूट ऑन साइट, यानी कि जो वहां पे गार्ड्स हैं, जो ड्यूटी पे गार्ड्स रहेंगे, वो आप में से किसी को भी, किसको, अगर साउथ अफ्रीका का दिखा तो, अगर कोई इंडियन दिखा तो, या किसी और नेशनैलिटी का नजर आया तो उनको शूट ऑन साइट के ऑर्डर्स मिल रखे थे कि अगर इनमें से कोई भी नजर आए तो आप उनको वहीं पे शूट कर सकते हो, उनको देखते ही शूट कर सकते हो। सैवेज डॉग्स डेवर द कॉर्प्स, और उनकी बॉडीज जो होंगी वो भी उनके रिलेटिव्स को नहीं दी जाएंगी, वो उनकी डेड बॉडीज किनको दे दी जाएंगी, डॉग्स को दे दी जाएंगी। यू कैन इमेजिन सच इनह्यूमेन बिहेवियर जो उनका था, दे वर डिस्प्लेइंग अगेन एंड अगेन। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, एंड यहाँ पे क्लियरली लिख दिया यू हैव बीन वार्न्ड, आपको एक वार्निंग दे दी गई है। इसके अलावा भी अगर आपने ऐसा कुछ भी किया, अगर आपने इन प्रेमाइसेस में एंटर किया तो आपके साथ में कुछ भी किया जा सकता है और आपकी फैमिली को भी आप नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, जस्ट अ रेफरेंस कि आपको पता चले कि उनकी इन ह्यूमैनिटी का क्या लेवल था। क्लियर? ऑलराइट। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. What is he saying? क्या कह रहे हैं वो, कि अगर साउथ अफ्रीका में अगर कोई भी इंसान अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना चाहता था, किनके लिए अपनी ड्यूटीज करना चाहता था, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए अगर वो अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना चाहता था तो उसके साथ में क्या होता था, ही वॉज इनएविटेबली रिप्ड। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, अनअवॉइडेबली। ठीक है, अनअवॉइडेबली। रिप्ड का मतलब क्या होता है, टोन। वैसे तो रिप्ड का मतलब फटा हुआ होता है, टोन होता है, लेकिन यहाँ पे रिप का मतलब है रिमूव। ठीक है, यहाँ पे रिप का क्या मतलब है, टू रिमूव, मीन्स ही वॉज रिमूव्ड। यू कैन जस्ट अज्यूम दिस, रिमूव्ड। ठीक है, ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको अपने परिवार से भी अलग कर दिया जाता था, एंड हिज होम, and was forced to live a life apart, और उसको फोर्स किया जाता था कि वो अपनी लाइफ अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी से दूर अकेला ही बिताए। ठीक है, a twilight existence of secrecy and rebellion। twilight क्या होती है, you know that? twilight होती है एक सॉफ्ट लाइट होती है ना, एकदम सॉफ्ट सी लाइट, जो या तो सनसेट के बाद होती है या सनराइज से पहले। ठीक है, सूरज के उगने से पहले जो हल्की सी एक रोशनी होती है और सूरज ढल जाने के बाद जो एक हल्की सी रोशनी होती है उसको हम ट्विलाइट कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ट्विलाइट का मतलब क्या होता है, अ सॉफ्ट लाइट। ठीक है, सो यू कैन जस्ट रिज्यूम अ सॉफ्ट लाइट बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, दैट इज व्हाई आई एम नॉट राइटिंग हियर। एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, उसकी जो एग्जिस्टेंस होती थी वो कैसी हो जाती थी, ट्विलाइट हो जाती थी। जैसे एग्जिस्टेंस, ट्विलाइट का मतलब क्या है, अब मैंने आपको बता तो दिया, ट्विलाइट का मतलब सॉफ्ट लाइट हो गया, यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस ऐसे हो जाती थी जैसे है ही नहीं। ठीक है, एकदम ना के बराबर उसकी एग्जिस्टेंस कर दी जाती थी। ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन,
सीक्रेसी मतलब किसी को नहीं पता चलता था कि वो कहाँ गया, और रिबेलियन जो उसके अंदर होती थी, एक आग होती थी, वो भी धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती थी, बिकॉज ही वॉज ऑल अलोन, उसको एकदम अलग कर दिया जाता था। वो करे तो करे क्या, बिकॉज ही वॉज टोर्न अपार्ट फ्रॉम हिज फैमिली, हिज सोसाइटी, सो व्हाट वुड ही डू, क्या कर सकता था वो। ऑल राइट, सो इस तरह के ट्रीटमेंट्स जो होते थे वो साउथ अफ्रीकन के साथ में किए जाते थे अगर वो कुछ भी स्टेप फर्दर अगेंस्ट द गवर्नमेंट लेने का सोचते थे। ठीक है, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, यानी कि शुरुआत में मैंने जो मेरा सोसाइटी था या जो मेरे कम्युनिटी थी या जो मेरी कंट्री थी, मैंने पहले नहीं सोचा था कि मैं अपनी फैमिली से ऊपर इनको रखूं या मैं अपनी फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपनी कंट्री को दूं। पहले मैंने ये चीज चूज नहीं की थी। इनिशियली शुरुआत में मेरे लिए मेरी फैमिली ही इंपॉर्टेंट थी, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. Means what it is saying, लेकिन जब मैं अपने लोगों को सर्व करना मैंने शुरू किया और जब मैंने सोचा कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग टू गेट फ्रीडम, मैं कुछ करना चाहता हूं या आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फ्रीडम फाइट, मैं इसका पार्ट बनूंगा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि अब जो है मेरी जो ऑब्लिगेशंस है, मेरी जो ड्यूटीज है, जो एज अ फादर मैं फुलफिल करना चाहता हूँ, एज अ सन मैं फुलफिल करना चाहता हूँ, एज अ हस्बैंड मैं फुलफिल करना चाहता हूँ, अब उसमें रेस्ट्रिक्शंस आने लग गई थी। अब उसके अंदर धीरे धीरे जो है वो हिंड्रेंस आने लग गई थी। ठीक है, अब रुकावट आने लग गई थी, यानी कि उनको वो जो है ऑब्लिगेशंस है, उनकी ड्यूटीज या उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो फुलफिल नहीं करने दी जा रही थी। ठीक है, I was not born with a hunger to be free. It's very natural. कोई भी इंसान इस हंगर के साथ पैदा नहीं होते कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे फ्री होना है। अब हंगर का क्या मतलब होता है? जब मैं भूख लगती है तो कैसी फीलिंग होती है? मुझे अब किसी भी हालत में खाना चाहिए ही चाहिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो वो एक चीज, एक फीलिंग होती है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि आई वॉन्ट दिस। ठीक है, सिमिलरली ही इज सेइंग आई वाज नॉट बोर्न with this hunger to be free. मैं इस भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था, या मेरे अंदर पहले ये इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं था कि आई वांट फ्रीडम या मुझे फ्री होना है। बिकॉज वेन वी आर बॉर्न वी आर फ्री। हम जब पैदा होते हैं हम क्या होते हैं? हर तरह से फ्री होते हैं, राइट? देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस। अगर होती भी हैं तो वी आर अनअवेयर ऑफ इट। हमें नहीं पता होती कि रेस्ट्रिक्शंस है हमारे ऊपर, या हमें ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, हम इस बारे में कंप्लीटली अनअवेयर होते हैं। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला ये कहना चाह रहे हैं कि व्हेन आई वाज बोर्न, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे अंदर ये स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं था फ्रीडम के लिए, बिकॉज आई वॉज कंप्लीटली फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री। I was born free, right? I was born free. मैं हर तरह से फ्री था, free in every way that I could know. जितना मुझे अपनी एज के अकॉर्डिंग पता था, मैं हर वे में फ्री था। मुझे किसी भी चीज के लिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माय मदर्स हट। अब देखिए यहाँ पे एक आपको पता चलेगा, एक छोटा बच्चा जो होता है वो, उसके लिए फ्रीडम क्या होती है ना? वो किस तरह से अपने आप को फ्री फील करता है। वही नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे, व्हेन ही वाज यंग, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, उनके लिए फ्रीडम क्या थी और वो किस तरह से मानते हैं कि आई वाज फ्री और मेरे को फ्रीडम का डिजायर नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज ही वॉज फ्री। वो छोटे थे, वो फ्री थे। उनके लिए फ्रीडम के जो मतलब था वो क्या था, मीनिंग ऑफ फ्रीडम एज अ चाइल्ड उनके लिए क्या था, यहाँ पे वो बता रहे हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों को ये 3 फेजेस में पता चलेगा कि जब ही वॉज अ चाइल्ड तब उनके लिए फ्रीडम का क्या मतलब था, व्हेन ही ग्रू, जब वो थोड़े से यंग हुए, व्हेन ही वॉज अ स्टूडेंट, तब उनके लिए फ्रीडम का क्या मतलब था, एंड व्हेन ही बिकेम अ फैमिली मैन, जब उनकी फैमिली हो गई, एक अडल्ट थे वो, तब उनके लिए फ्रीडम का क्या मतलब था। तो ये 3 फेजेस में हम पढ़ेंगे। तो चिल्ड्रन प्लीज पे अटेंशन टू दिस, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि हर बच्चे का, हर इंसान का अकॉर्डिंग टू एज किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए परसेप्शंस चेंज कैसे होते हैं। ठीक है, तो एज अ चाइल्ड उनकी फ्रीडम क्या थी देखते हैं। टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, यानी उनकी जो मदर की झोपड़ी थी, वहां उनके आसपास जो खेत थे, वहां भागने के लिए वो आराम से फ्रीली भाग सकते थे, उनको कोई रोक टोक नहीं थी। ये उनके लिए फ्रीडम थी। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो वहां पे छोटी नदी हुआ करती थी। स्ट्रीम क्या होती है? इट्स अ स्मॉल रिवर। क्लियर, स्ट्रीम इज अ स्मॉल रिवर। तो वो कहते हैं कि
जो उनके गांव से एक नदी बह के जाती थी, वहां पे आराम से स्विमिंग करने के लिए मैं फ्री था, मुझ पे किसी भी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, तो वो उनके लिए फ्रीडम थी। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स, और रात में खुले आसमान के नीचे जब तारे चमक रहे होते थे, वहां पे मीलीज रोस्ट करना, उनको खाना वहां पे बैठ करके, वो उनके लिए फ्रीडम थी। क्लियर? एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। बड़े ही बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने ये एक्सप्लेन यहाँ पे एक्सप्रेस की ये चीज। स्लो मूविंग बुल्स, यहाँ पे एडजेक्टिव दे दिया। बुल्स जो होते हैं, यू ऑल नो व्हाट आर बुल्स। उनकी जो ब्रॉड बैक्स होती है, उनके ऊपर आराम से बैठकर राइड करना, वो क्या है, उनके लिए फ्रीडम है एज अ चाइल्ड। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया है कि बीइंग अ चाइल्ड व्हाट वाज फ्रीडम टू मी। जब मैं एक बच्चा था तो मेरे लिए फ्रीडम का क्या मीनिंग था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब तक मैं अपने ट्राइब के कस्टम्स को फॉलो करता रहा चुपचाप, जैसा वो कह रहे हैं वैसा चुपचाप करता रहा, जब तक मैं अपने फादर के जो ऑर्डर्स थे उनको फॉलो करता रहा विदाउट यूजिंग माय ओन ब्रेन्स, बिना कोई लॉजिक लगाए, मैं जब तक उनको सुनता रहा, जब तक फॉलो करता रहा चुपचाप, मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। बिकॉज मैं चुपचाप जो है साइलेंटली विदाउट थिंकिंग मैं उसको फॉलो किए जा रहा था। तब तक ना तो गॉड के लॉज मुझ पे रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे और ना ही कोई भी सोसाइटी के लॉज जो है मेरी लाइफ में रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर रहे थे, कोई भी रुकावट क्रिएट कर रहे थे। क्लियर? All right. It was when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. अब उनको कब ये चीज फील हुई कि उनकी जो फ्रीडम है वो सिर्फ एक इल्यूजन है। What is illusion? इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन एक ऐसी फीलिंग होती है कि हमें लगता है कि कोई चीज है, बट इन रियलिटी वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, आपकी बुक में भी इसका मीनिंग दे रखा है। इल्यूजन क्या होता है कि व्हेन वी अज्यूम दैट दिस थिंग इज देयर या दिस इज हैपनिंग, बट एक्चुअली में या इन रियल उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती है। क्लियर? तो ही इज सेइंग जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ एज अ बॉय, आई रियलाइज कि जो मेरी फ्रीडम है, जो मैं सोच रहा हूं कि मैं फ्री हूं, एक्चुअली सिर्फ इल्यूजन है। फ्रीडम सिर्फ मुझे लग रही है, लेकिन फ्रीडम है नहीं एक्चुअली में। कब रियलाइज हुआ? When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. कब उन्हें फील हुआ या वो स्ट्रॉन्ग डिजायर, वो हंगर उनके अंदर कब पैदा हुई, वो भूख उनके अंदर कब पैदा हुई कि उनकी आजादी चाहिए, उन्हें आजादी चाहिए? जब वो थोड़ा बड़े हुए और उन्हें ये रियलाइज हुआ कि फ्रीडम तो है ही नहीं, वो तो मुझसे बहुत पहले ही नहीं जा चुकी है, और ये सिर्फ मेरा भ्रम था, ये सिर्फ एक इल्यूजन था जो मुझे लग रहा था कि मेरे पास फ्रीडम है, बट मेरे पास तो कोई आजादी ही नहीं है। और तब उन्हें एहसास हुआ कि आई वॉन्ट दिस फ्रीडम, मुझे आजादी चाहिए। आई वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम ऑल दीज रेस्ट्रिक्शंस, आई वॉन्ट टू एंजॉय माई फंडामेंटल एंड माई बेसिक राइट्स। ठीक है? एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, अब फ्रीडम की भी डेफिनेशन उनके लिए अकॉर्डिंग टू एज जो है चेंज हुई है। कैसे? आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, यानी कि जब वो स्टूडेंट थे तो इतना ज्यादा बियॉन्ड देन दैट वो सोच नहीं पा रहे थे, तो उनके सिर्फ खुद के लिए फ्रीडम चाहिए थी कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास फ्रीडम नहीं है, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे ये चीजें करनी है। तो ओनली अबाउट हिमसेल्फ ही वाज थिंकिंग। ठीक है? तो यही वो बता रहे हैं कि उस वक्त आई जस्ट वॉन्टेड फ्रीडम फॉर माई सेल्फ, मुझे सिर्फ खुद के लिए फ्रीडम चाहिए थी। The transitory freedoms of being able to stay out at night. Transitory का मतलब क्या होता है? जो permanent नहीं होता। ठीक है? Transitory का मतलब होता है temporary, हम कह सकते हैं something which is temporary, something which is not permanent। ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि मुझे वो transitory freedom चाहिए थी। क्या? Of being able to stay out at night। अब हमने उनकी पहले ये देखा कि as a child उनके लिए freedom क्या थी? ठीक है? To run in the field, to ride the broad backs of slow moving bulls, है ना, to swim in the stream, ये उनके लिए एज अ चाइल्ड जो थी वो क्या थी? फ्रीडम थी। अब एज अ स्टूडेंट उनके लिए क्या फ्रीडम थी? देर रात तक बाहर रुक सकना, अपने फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय कर पाना, बाहर कि वो ज्यादा देर तक बाहर रहें और उन्हें कोई भी इस चीज के लिए ना बोले कि तुम बाहर क्या कर रहे हो या इतनी लेट तुम बाहर नहीं रह सकते। उन्हें ये रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए था। ठीक है?
तो क्या उनके लिए पहले उन्होंने बताई ये चीज कि ही वॉन्टेड टू स्टे आउट एट नाइट, वो रात को बाहर रहना चाहते थे। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो मैं चाहता हूं वही पढ़ाई कर सकूं, ठीक है। आज टुडे वी ऑल आर फ्री, हम सब लोग फ्री हैं अपने पसंद के सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करने के लिए, लेकिन साउथ अफ्रीकन जो थे दे वर नॉट अलाउड कि ये सब्जेक्ट्स तुम लोग नहीं पढ़ सकते, उसकी भी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी। तो वो कह रहे हैं कि मैं बाहर रह सकूं, जो मैं पढ़ना चाहूं वही चीज पढ़ सकूं, एंड गो वेयर आई चोज। और जैसे कि अभी हमने बात की कि काफी सारे स्पॉट्स जो थे दे वर वाइट रिजर्व्ड, उनको व्हाइट्स ने रिजर्व कर रखा था कि यहाँ पे ब्लैक्स जा ही नहीं सकते। तो उनको ये फ्रीडम चाहिए थी कि वो दैट ही कुड स्टे आउट एट नाइट, ठीक है, दैट ही कुड रीड व्हाटएवर ही वांटेड टू, एंड दैट ही कुड गो wherever he wanted to, कि वो जहां भी चाहे, जहां उनका मन करे वहां पे वो जा सके, उसके लिए उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो। क्लियर? लेटर एज अ यंग मैन, ठीक है। अब देखिए हमने फर्स्ट फेज पढ़ा था एज अ चाइल्ड, ठीक है। फर्स्ट फेज क्या था, यहां पे जो हमने बात की थी ये क्या है इनके लिए, फ्रीडम एज अ चाइल्ड, फ्रीडम एज अ चाइल्ड, ठीक है। तो वी कैन से कि ये जो है वो फ्रीडम का क्या है, फर्स्ट फेज हो गया इनका, ठीक है। फर्स्ट फेज ऑफ फ्रीडम हो गया कि उनके लिए फ्रीडम का क्या मतलब है। क्लियर? अब यहां पे हमने बात की थी एज अ यंग मैन, ठीक है, कि उनको कब ऐसा लगा, तो यहां पे सॉरी राइट, तो यहां पे जो है एज अ स्टूडेंट ये था इनका सेकंड फेज, मीनिंग ऑफ फ्रीडम चेंज हो गया इनके लिए, तो ये सेकंड फेज में आ गया कि इनके लिए फ्रीडम क्या है। क्लियर? ऑलराइट, उसके बाद में एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, एज अ यंग मैन यानी कि ये हो गया हमारा थर्ड फेज, ठीक है। यहां पे क्या, कौन सा फेज शुरू हो गया, थर्ड फेज ऑफ फ्रीडम शुरू हो गया इनके लिए, यानी कि फ्रीडम का मीनिंग चेंज हो गया। I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. यहाँ पे इनका जो है थर्ड फेज स्टार्ट हो गया, as I said, जब he was in Johannesburg, जब वो जोहान्सबर्ग के अंदर थे। I yearned for का क्या मतलब होता है, to long for, ठीक है, to long for something। अब लॉन्ग का भी क्या मतलब है, टू लॉन्ग फॉर का मतलब है, या टू यर्न का मतलब है कोई चीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली डेस्परेटली चाहना, ठीक है, कि मुझे किसी भी हाल में ये चीज चाहिए। सो आई यर्न फॉर, अंदर उनके लिए मन में वो इतना ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहे थे कि मेरे पास ये फ्रीडम क्यों नहीं है, और मुझे एनी हाउ ये फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। क्लियर? So he's saying as a young man, जब वो जोहान्सबर्ग के अंदर थे तब उन्हें फ्रीडम चाहिए थी। कौन सी फ्रीडम? It was basic and honorable freedoms। क्या है उनके लिए बेसिक फ्रीडम? Achieving my potential, जो मेरा पोटेंशियल है, जो मेरी एबिलिटी है, जो कैपेबिलिटीज है, जिनके लिए मैं एलिजिबल हूं, उस अकॉर्डिंग जो है वो आइडेंटिफाई की जाए, ठीक है। ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं जो है स्टेबिलिटी ला सकूं अपनी लाइफ के अंदर और अर्न कर सकूं, कहीं पे एम्प्लॉय हो, कहीं पे एम्प्लॉयमेंट कर पाऊं, ठीक है। एंड ऑफ मैरिंग, ही वांटेड टू मैरी एंड ही वांटेड टू हैव अ फैमिली। इन जो बेसिक और ऑनरेबल जो उनकी नीड्स होती थी, जो उनके राइट्स होते थे, वो भी ऑब्स्ट्रक्ट किए जाते थे, उनके ऊपर भी काफी सारी बंदिशें थी। The freedom not to be obstructed in a lawful life। obstructed का मतलब क्या होता है, restrictions create करना, उसको hinder करना, ठीक है। So we can write one more word here, hinder, because restriction मैंने काफी बार यूज कर दिया है। तो obstructed means to hinder, यानी कि कोई रुकावट क्रिएट करना, ठीक है। तो वो एक ऐसी लाइफ चाहते थे जो कि लॉफुल लाइफ, जो उनकी कंट्री के अकॉर्डिंग उस वक्त लॉज बने हुए थे, उसमें कोई भी किसी भी तरह के रेस्ट्रिक्शंस ना क्रिएट हो और उनकी लाइफ जो है स्मूथली ऑन ट्रैक वो जी सके, ठीक है। देयर इज वन मोर दिस होर्डिंग आई कैन सी यू, ये एक बीच के ऊपर लगा हुआ होर्डिंग था, ठीक है, जो वहां के साउथ अफ्रीका में बीचेस थे, वहां पे ये वन ऑफ द होर्डिंग्स है, एक लगा हुआ था जिसपे लिखा हुआ है टू बी यूज्ड बाय व्हाइट पर्सन्स, यानी कि यहाँ पे सिर्फ
इस बीच पे कौन आ सकता है? सिर्फ व्हाइट्स ही आ सकते हैं, इनके अलावा और कोई भी नहीं आ सकता। तो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स, आपको इतने एग्जांपल्स मिल जाएंगे यहाँ पे, अगर आप सर्च करने लगेंगे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में जैसे नेल्सन मंडेला ने कहा है, दिस वाज वन ऑफ द हार्शेस्ट सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। जो वर्ल्ड के अंदर जितनी भी हार्शेस्ट सोसाइटीज हुई है, ये उनमें से एक थी। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जिससे आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है चिल्ड्रन कि आप जो है सिर्फ बुक की लैंग्वेज के साथ बाउंड हो जाएं। अगर आपके पास एडिशनल नॉलेज है और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उस क्वेश्चन के जो आंसर्स के अंदर अपनी खुद की लैंग्वेज को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। एडिशनली आपके पास जो एग्जाम्पल्स जो आपको पता है, जो आपकी खुद की नॉलेज से आपने उस चीज को पता किया है, आप वो भी उस आंसर में ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, ऐसा कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यू कैन नॉट राइट द आंसर ऑन योर ओन, और आप कोई बाहर की एक्सटर्नल सोर्सेज से जो चीज आपने पता की है वो आप लिखो, इसके लिए आपको कोई भी मना नहीं करेगा। ठीक है, बट द ओनली थिंग इज कि दैट शुड बी फैक्चुअल, वो फैक्चुअल होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। इमेजिनेशन के बेसिस पे आप ये नहीं लिख सकते, बिकॉज ये कंप्लीटली क्या है, सारा कुछ फैक्ट है। ठीक है, इट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। क्लियर? But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. यहाँ पे वो क्या कहते हैं, धीरे धीरे मुझे ये चीज रियलाइज होने लगी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ऊपर ही सारे रेस्ट्रिक्शंस है, सिर्फ मैं ही जो है वो एंस्लेव्ड हूँ, ऐसा नहीं है, बल्कि मेरे जितने भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के किनके रेफरेंस में बोल रहे हैं वो? ऑल द कंट्रीमैन। ठीक है, उनके जितने भी कंट्रीमैन थे, all right, those who were of black color, those who had their skin tone as dark, वो सभी के सभी क्या थे? slaves की तरह ही रह रहे थे। none of them were free, कोई भी उनमें से जो था वो फ्री नहीं था। none of them was free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी ही फ्रीडम को कर्टेल किया गया है। कर्टेल का मतलब क्या होता है? इट मींस रिड्यूस्ड। ठीक है, कि मेरी ही फ्रीडम जो है वो रिड्यूस नहीं की गई है, बट इट वाज द ऑल द पीपल जो कि मेरे जैसे नजर आते थे। मेरे जैसे मींस अगेन वही सेम बात कहना चाह रहे हैं कि जो कि डार्क स्किन्ड थे, उन सभी के ऊपर सभी से वो फ्रीडम्स ले ली गई थी। ठीक है, That is when I joined the African National Congress. And जब उनको ये रियलाइज होने लगा कि मेरी फ्रीडम, मेरे कंट्रीमैन की फ्रीडम जो है वो कर्टेल की जा चुकी है, वो कम कर दी जा चुकी है, और हमारे पास जो है वो बेसिक और फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करने की भी परमिशन नहीं बची है, तब उन्होंने डिसाइड किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने का। ठीक है, एंड दैट इज व्हेन the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. और तब क्या हुआ, जो फ्रीडम उनको खुद के लिए चाहिए थी वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो गई? फ्रीडम जो कि उनके सारे कंट्रीमैन के लिए हो, उनकी पूरी कंट्री के लिए हो, पूरे साउथ अफ्रीका की फ्रीडम के अंदर वो ट्रांसफॉर्म हो गई। अब वो सिर्फ खुद के लिए फ्रीडम नहीं चाहते थे, अब वो अपनी पूरी कंट्री के लिए फ्रीडम चाहते थे। क्लियर? It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. All right, he's saying कि ये जो desire था मेरे अंदर, जो कि पैदा हुआ फ्रीडम के लिए, किनकी फ्रीडम के लिए? फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की फ्रीडम के लिए, मेरे कंट्रीमैन की फ्रीडम के लिए, मेरे देश के लोगों की फ्रीडम के लिए, कि वो अपनी लाइफ, अपनी जो जिंदगियां हैं, अपनी जो लाइफ है वो डिग्निटी के साथ में और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में जी सकें। ठीक है, उस वजह से उनकी लाइफ क्या हो गई? एनिमेटेड हो गई, यानी कि अब वो अपनी रियल लाइफ तो जी नहीं पा रहे थे। ठीक है, एनिमेशन में क्या होता है चिल्ड्रन, जो रियल इमेज होती है उसको ग्राफिक फॉर्म दे दिया जाता है, राइट? सिमिलरली यहाँ पे ये क्यों कह रहे हैं कि दैट एनिमेटेड माई लाइफ? क्योंकि इस फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा बनने के बाद अब वो जो एक्चुअल नेल्सन मंडेला थे अब वो नहीं रह गए थे, उनकी पर्सनालिटी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हो गई थी, कंप्लीटली चेंज हो गई थी। ठीक है, इसीलिए वो कह रहे हैं दैट इट एनिमेटेड माय
life. It completely changed me as a person. क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हुए उनके अंदर, कैसे वो चेंज हो गए, और वो क्यों कह रहे हैं कि उनकी लाइफ एनिमेटेड हो गई? लेट्स सी, देखते हैं. दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन. पहले वो कैसे थे? ही वॉज अ फ्राइटेंड मैन, यानी कि जो डर जाता था. ठीक है, वो फ्राइटेंड यंग मैन किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? इनटू अ बोल्ड वन. बोल्ड यानी कि डेयरिंग मैन, जिसके जो बहुत करेजियस होता है. ठीक है, तो एक डरा हुआ आदमी, एक सहमा हुआ आदमी एक बोल्ड इंसान में चेंज हो गया. उसकी जो पर्सनैलिटी थी, इट वॉज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड. दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? अटॉर्नी का मतलब होता है लॉयर. ठीक है, अटॉर्नी का क्या मतलब होता है? इट मीन्स अ लॉयर. सो मे बी आपको नहीं पता, लेकिन नेल्सन मंडेला जो थे वो लॉयर थे. लॉ अबाइडिंग मतलब जो लॉ को फॉलो करता है. ठीक है, ऑब्वियसली. सो ही वॉज एन अटॉर्नी, ही वॉज अ लॉयर. और उस लॉयर को, जो लॉ की हिफाजत करता है, जो कानून की हिफाजत करता है, जो राइट्स के लिए लड़ता है, उसको क्या बना दिया? क्रिमिनल बना दिया. कैसे क्रिमिनल? यूं नहीं कि वो जाके किसी का मर्डर कर रहे हैं या सोसाइटी के अंदर जो है वो रॉबरीज कर रहे हैं. नो, क्रिमिनल इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि वो जो थे, जो उस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, उसके अगेंस्ट या उसके बनाए हुए कानून को तोड़ रहे थे. तो अगर हम आज करंट बात करें, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, अगर उसको कोई भी ब्रेक करेगा, उसके अगेंस्ट कोई भी जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? क्रिमिनल कहलाएगा. राइट? सिमिलरली ही सेइंग कि उस वक्त जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, जो कि व्हाइट्स की थी, उन्होंने जितने भी लॉज बनाए थे, वो उनके लिए, उनके बनाए गए लॉज थे, उन्हीं के, जो सारे लॉज उन्हीं के फेवर में थे. और एक एक राइट जो उन्होंने बनाया था, या एक एक लॉ जो उन्होंने बनाया था, वो कंप्लीटली साउथ अफ्रीकन के अगेंस्ट था. यानी कि उनको तो इंसानों की तरह रहने की भी परमिशन नहीं थी. तो क्योंकि नेल्सन मंडेला उसके अगेंस्ट बोल रहे थे, उसके अगेंस्ट जा रहे थे, तो एक तरह से वो क्रिमिनल हो गए. सो दैट इज व्हाई ही इज सेइंग कि एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी को, एक लॉयर को क्या बना दिया? क्रिमिनल बना दिया. किसने? इस फ्रीडम मूवमेंट ने. ठीक है, that turned a family loving husband into a man without a home. अब obviously जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, आपको क्या लगता है कि वो अपने घरों में बैठ के आराम करते थे? नो, उनको भूल जाना होता था कि उनके कोई परिवार भी है. इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक फैमिली लविंग मैन जो था, हस्बैंड जो था, जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, वो उसको क्या बना दिया? उसको बेघर कर दिया, बिना घर के बना दिया. क्यों? क्योंकि अगर वो इतने स्ट्रॉन्ग मूवमेंट का हिस्सा हैं, अगर उनको फ्रीडम चाहिए, तो उनको भूलना होगा कि उनका कोई घर है, और उनको ऑब्वियसली अलग अलग जगहों पे जाना ही पड़ेगा. कभी प्रिजन, जब कभी किसी जेल में जाना पड़ेगा, कभी कहीं अलग अलग जगहों पे मूवमेंट्स करने पड़ेंगे. ठीक है, इसीलिए वो कह रहे हैं एक फैमिली लविंग हस्बैंड को क्या बना दिया? होमलेस कर दिया. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क. यानी कि अपनी जिंदगी से प्यार करने वाला, जो अपनी जिंदगी को खुल के जीता था, एकदम एंजॉय करना चाहता था, उसको कैसा बना दिया? मॉन्क बना दिया. हमने एग्जाम्पल्स, वी कैन साइट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट ओनली. हम टेक्स्ट में से एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि एज अ चाइल्ड उनके लिए फ्रीडम के क्या मीनिंग थे, है ना? आराम से भागना, स्विमिंग करना, जो बुल्स है उनको राइड करना, ये सारे उनके शौक थे, उनको अच्छा लगता था. दैट मीन्स ही वॉज अ लाइवली मैन. वो एक ऐसे इंसान थे जो अपनी जिंदगी को खुले मिजाज से जीते थे और अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते थे. लेकिन उनको कैसे रहने के लिए मजबूर कर दिया? एक मॉन्क की तरह. मॉन्क कौन होते हैं? जो भिक्षु होते हैं, जो अपनी जिंदगी को अकेले ही जीते हैं और उनकी लाइफ में कोई एडवेंचर नहीं होता. वो बस मेडिटेट करते हैं. ठीक है, अलग जगहों पे जाके बैठ जाते हैं, कोई एडवेंचर नहीं अपनी लाइफ में वो एंजॉय करते. ठीक है, तो एकदम जैसी उनकी पर्सनालिटी थी, इस पूरे फ्रीडम मूवमेंट ने उनको, नेल्सन मंडेला को एकदम पूरी तरह से ऑपोजिट वे के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया था. उनकी पर्सनालिटी, इट वाज कंप्लीटली चेंज्ड, पूरी तरह से ही बदल चुकी थी. ठीक है, वन मोर यू कैन सी दिस इमेज हियर, जहां पे ऑल द साउथ अफ्रीकन दे आर ऑन द रोड एंड दे आर डिमांडिंग फॉर फ्रीडम. सभी के सभी क्या चाहते हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके पास फ्रीडम के होर्डिंग्स है यहाँ पे, एंड दे आर डिमांडिंग फॉर freedom because each and every man wanted for that. ठीक है, सब लोग they were yearning for that. ये कम से कम वो लोग आराम से नहीं जी रहे हैं, एटलीस्ट उनकी जो कमिंग जनरेशंस हैं वो एक खुले और फ्री साउथ अफ्रीका के अंदर सांस ले सके. ठीक है, I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms
I was allowed when I knew my people were not free. He's saying मैं virtuous का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर अच्छी क्वालिटीज होती हैं, अच्छा इंसान कहते हैं, ठीक है. So we can say a man of good qualities, ठीक है, man of good qualities. So he's saying कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत ही ज्यादा वर्चुअस हूं या सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हूं देन द नेक्स्ट मैन. यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है. मैं नहीं, मेरे अंदर इतनी भी क्वालिटीज नहीं है या मेरे अंदर इतनी भी अच्छी बातें नहीं हैं देन द नेक्स्ट मैन, जो अगर मेरे साथ जितने भी कंपेनियंस थे, जो दूसरे फ्रीडम फाइटर्स थे, उससे ज्यादा. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms. But उन्होंने ये फील किया जब उन्हें ये पता चला that my people were not free. जब उन्हें ये पता चला कि मेरे जितने भी लोग थे, जितने कौन से लोग, all the blacks, मेरे जितने भी कंट्रीमैन थे वो लोग फ्री नहीं हैं, तो मैं मेरी जो लिमिटेड फ्रीडम्स जो थी वो भी एंजॉय नहीं कर पाया. बिकॉज सेल्फ अगर हम सोचे तो मेरा जो एक कॉन्शियस होता है उसी ने अलाउ नहीं किया, इनर कॉन्शियस जो थी उसी ने अलाउ नहीं किया कि हाउ कैन यू नो लिव लाइक दिस व्हेन द एंटायर कंट्री इज सफरिंग. जब पूरे देश सफर कर रहा है तो तुम कैसे इस चीज को लेकर के और एकदम शांत बैठ सकते हो कि चलो ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ये जो लिमिटेड ऑफ वो फ्रीडम है यही एंजॉय कर लो. नो, ही थॉट कि तब मैंने ये सोच लिया था कि मैं इस चीज को कंटिन्यू नहीं होने दूंगा. फ्रीडम इज इनडिविजिबल. इंडिविजिबल का मतलब होता है जिसको आप बांट नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, ठीक है. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. मीन्स ही सेइंग कि अगर किसी एक के ऊपर भी चेन्स कौन सी, जो रेस्ट्रिक्शंस है, जो बाउंडेशंस है, अगर वो किसी भी एक इंसान पे है, यानी इसका मतलब है कि वो सभी के ऊपर लागू की गई हैं. ऐसा नहीं है कि उसी पे इंडिविजुअली रेस्ट्रिक्शंस आ गई हैं. नो, those restrictions are meant for everyone like him. उसके जैसे और जितने भी लोग हैं उन सभी पे वो restrictions जो है वो impose हैं. The chains on all of my people were the chains on me. और बाकी जितने भी लोगों पे अगर boundaries हैं तो that means कि मैं भी उसी में included हूं, मेरे ऊपर भी वो restrictions है. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे नेल्सन मंडेला कि जो ऑपरेसर होता है, ऑपरेसर कौन होता है, जो किसी के राइट्स को एक्सप्लॉइट करता है, किसी के ऊपर क्या कहते हैं, किसी को इतना ज्यादा डोमिनेट करता है, इतना क्रूअल हो जाता है उसके ऊपर कि उसको खुद को फील नहीं होता कि वो कर क्या रहा है. तो कह रहे हैं द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड. लिबरेटेड का मतलब होता है फ्री. लिबरेट का क्या मतलब होता है, टू फ्री, ठीक है. कह रहे ऑपरेसर को भी जरूरत है कि उसको भी फ्रीडम जरूरी है. ऑपरेसर भी फ्री नहीं है. यहाँ पे नेल्सन मंडेला ये कहना चाह रहे हैं यानी कि वो भी रेस्ट्रिक्शंस के अंदर है, वो भी बाउंड है, ठीक है. जितना कि ऑपरेस्ड है, एक ऐसा इंसान जिसपे अत्याचार हो रहा है, उसकी तो फ्रीडम है ही नहीं, ठीक है. वो तो ऑलरेडी ऑपरेस्ड है, उसकी तो फ्रीडम खत्म है. लेकिन जो ऑपरेसर है उसकी भी फ्रीडम नहीं है उसके पास, वो भी रेस्ट्रिक्टेड है. अब इसको वो कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, लेट्स सी. बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने इस चीज को डिस्क्राइब किया है. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम. एक ऐसा इंसान जो किसी अपने फेलो मैन की आजादी को छीन लेता है, उसको अलाउ नहीं करता कि वो अपनी लाइफ को नॉर्मली जी सके, उसके ऊपर किसी भी तरह का डोमिनियन करता है, उसको राइट्स को एक्सप्लॉइट करता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. वो खुद ही कैदी है, ठीक है. किसका कैदी है, हेट्रेड. ही इज बिहाइंड द बार्स ऑफ हेट्रेड. वो कौन सी जेल के अंदर बंद है, वो कौन सी कैद के अंदर बंद है, वो एक नफरत की कैद में बंद है जो कि विजिबल नहीं है, बट मेंटली वो कंप्लीटली उसी से कंट्रोल हो रहा है. इसका मतलब जो ऑपरेसर है, जो अत्याचार करने वाला है, वो भी फ्री नहीं है, वो भी बाउंड है, वो भी रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि वो खुद एक नफरत की दीवार में बंद है, एक नफरत की जेल में बंद है जो उससे ये सारी चीजें करवा रही है. मींस उसका खुद के जो थॉट प्रोसेस है वो काम ही नहीं कर रहा है, उसके ऊपर भी एक एक्सटर्नल फोर्स है. और वो कौन सी है एक्सटर्नल फोर्स, हेट्रेड. उसी के कंट्रोल में आके वो किसी और को अप्रेस कर रहा है. इसीलिए नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि जो अप्रेसर है उसको भी फ्रीडम चाहिए, उतनी ही इक्वल फ्रीडम चाहिए जितने की एक ऑपरेस्ड को चाहिए, ठीक है. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस. प्रेजुडिस क्या होती है,
प्रेजुडिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर नो रीजन, ठीक है। प्रेजुडिस का क्या मतलब होता है चिल्ड्रन? प्रेजुडिस मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, क्लियर? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर नो रीजन, बिना किसी रीजन के अपने मन में ये धारणा बैठा लेना या अपने आप को ओपिनियनेटेड कर लेना, अपने अंदर ओपिनियन सेट कर लेना कि नहीं ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये तो बुरा है, ये तो लायक ही नहीं है इस चीज के, ये तो इसी चीज के लिए बना है। और उसके लिए रीजन अगर आप पूछो क्यों, कोई रीजन नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो ये जो एक एक जो सिर्फ धारणा अपने मन में सेट कर ली जाती है, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग पैदा कर ली जाती है कि मुझे पसंद नहीं है ये, आई जस्ट हेट हिम, आई जस्ट हेट दीज पीपल। तो ये जो फीलिंग है जिसका कोई रीजन ही नहीं है कि तुम लोग हमें नहीं पसंद, तुम लोग क्योंकि तुम लोग काले हो हमें तुम नहीं पसंद, कोई रीजन क्यों, तुम लोग अच्छे नहीं हो क्यों, देयर इज नो रीजन बिहाइंड दैट। तो जो एक ऐसी धारणा होती है उसको हम प्रेजुडिस कहते हैं। जैसे कि हमारे इंडियन सोसाइटी में भी काफी सारे प्रेजुडिसेस हैं। फॉर एग्जांपल कि एक पर्टिकुलर किसी कास्ट को बोल दिया जाता है कि ये जो लोग हैं वो हमारे साथ नहीं बैठ सकते, क्यों? देयर इज नो रीजन, राइट? ये लोग तो हमें पसंद ही नहीं है, क्यों नहीं पसंद? देयर इज नो रीजन। सो इस तरह की जो ओपिनियंस हम सेट कर लेते हैं अपने दिमाग में जिनके पीछे कोई रीजन नहीं होता है, उनको प्रेजुडिस बोलते हैं। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऑप्रेसर होता है, जो किसी को डोमिनेट करने वाला होता है, किसी के राइट्स को एक्सप्लॉइट करने वाला होता है, वो खुद भी कहाँ पे कैद है? ही इज बिहाइंड द बार्स। कौन से बिहाइंड द बार्स का मतलब होता है जेल में, तो ही इज बिहाइंड द बार्स। कौन से बार्स? बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस। इस अवधारणा की कैद में वो लोग लॉक्ड हैं, बंद हैं, और उनको ये चीज नहीं पता। उनको लग रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम फ्री है। नो, बट एक्चुअली ये फ्रीडम, उनकी भी फ्रीडम जो है वो एक इल्यूजन है उनके लिए, वो लोग फ्री नहीं है। एंड नैरो माइंडेडनेस, दे आर बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। नैरो माइंडेडनेस का मतलब क्या होता है? छोटी सोच, ठीक है। तो वो छोटी सोच और प्रेजुडिस यानी कि अवधारणा की कैद में लॉक्ड हैं, बंद हैं। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. He is saying I यहाँ पे वो सारे ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो I है ये क्या डिनोट कर रहा है? ये एंटायर ह्यूमैनिटी को डिनोट कर रहा है, यानी कि कोई भी इंसान। I am not free यानी कि कोई भी इंसान फ्री नहीं है। If I am taking away someone else's freedom, अगर मैं किसी और की आजादी को छीन रहा हूं तो मैं आजाद नहीं हूं, मैं भी फ्री नहीं हूं। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me, उसी तरह से फ्री नहीं हूं कि अगर मेरी आजादी मुझसे ले ली जाए तो मैं फ्री नहीं रहूंगा। उसी तरह से आप अगर किसी और की आजादी को छीन रहे हो और आपको लगता है कि आप फ्री हो और आप एकदम आपके राइट्स हैं, ये आप आराम से कुछ भी कर पाओगे, तो ये भी एक इल्यूजन है, ये आपका एक मिसकंसेप्शन है। आप भी फ्री नहीं हो अगर आपने किसी और की आजादी को छीना है। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. Alike यानी कि in the same manner. Alright, alike का क्या मतलब होता है? In the same manner. So last line, closing line जो है बहुत ही beautifully उन्होंने यहाँ पे explain किया है। क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला? कि जो oppressed है और जो oppressor है alike, यानी कि वो दोनों एक ही तरीके से क्या है? Are robbed of their humanity. उनसे जो है इंसानियत ले ली गई है, उनकी इंसानियत लूटी जा चुकी है। रॉब का क्या मतलब होता है? लूट लेना, राइट। तो यहाँ पे कह रहे हैं ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर दोनों की जो ह्यूमैनिटी है वो सेम वे के अंदर, इन द सेम मैनर, जो है इन द सेम मैनर वो रॉब हो चुकी है। जो ऑप्रेस हो रहा है उसकी कैसे हो चुकी है? बिकॉज धीरे धीरे टॉर्चर सहते सहते, मेंटल और फिजिकल टॉर्चर सहते सहते उसके अंदर से क्या होती है? ह्यूमैनिटी वैनिश हो जाती है। और जो ऑप्रेसर है उसकी तो ऑलरेडी हो रखी है, इसीलिए वो इतना जो है क्रूअल और हार्श और ब्रूटल होता है किसी भी इंसान के अगेंस्ट। क्लियर चिल्ड्रन? So this was all about नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है?
नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में से जो ऑटोबायोग्राफी में जितनी भी चीजें डाली है, ये तो सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट था जो हमने पढ़ा है। उसके अलावा भी अगर आप उनकी बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत नॉलेज आपके एनहांस्ड होंगी। बिकॉज अगर हमने पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो वी विल नोटिस कि वर्ड्स का जो यूज है, जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, बहुत ही ज्यादा वाइज और विटी है। बहुत ही अच्छा सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स उन्होंने यूज किया है। एंड एडिशनली ये सिर्फ एक हिस्टोरिक चैप्टर नहीं है कि जिसमें हम सिर्फ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमैनिटी के भी काफी लेसन इसमें हमें सीखने को मिले हैं। काफी सारे फिलोसफीज जो हैं वो हमने जानी हैं, और इतनी अच्छी अच्छी लाइंस इसके अंदर, इतने अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स इसके अंदर आए हैं, जैसे कि जो इंसान की अच्छाई है, काइंडनेस ऑफ अ मैन इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नॉट एक्सटिंग्विश्ड, इसको बुझाया नहीं जा सकता, राइट। करेज का जो मीनिंग है कि करेज क्या है नेल्सन मंडेला के लिए, करेजियस इंसान वो नहीं है हु इज नॉट अफ्रेड बट द वन हु कैन कॉन्कर इट, जो उसको फेस कर सकता है, उसको फाइट कर सकता है, वो है करेजियस इंसान। इसी तरह से ऑप्रेसर और ऑप्रेस की जो डेफिनेशन उन्होंने एक्सप्लेन की है, फ्रीडम को जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है 3 फेजेस के अंदर, एज अ चाइल्ड, एज अ यंग मैन एंड देन एज एन अडल्ट, वो भी इफ यू आर गोइंग टू सी तो हमें एक्चुअली पता चलेगा कि द डेफिनेशन ऑफ थिंग्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू आवर एज। हमारी एज जैसे जैसे चेंज होती है, लाइफ के फेजेस जैसे चेंज होते हैं, हर एक चीज का जो परसेप्शन होगा वो हमारे लिए चेंज हो जाएगा, उसकी डेफिनेशन जो होगी वो हमारे लिए चेंज हो जाएगी। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट नेल्सन मंडेला। आई होप आपको समझ आया होगा ये चैप्टर। एंड चिल्ड्रन, हमने एक एक लाइन, एक एक वर्ड इसमें कवर किया है, तो आई एम श्योर कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ऑलराइट, नाउ लेट अस डिस्कस द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। चिल्ड्रन, जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, एक्चुअली क्या होता है, जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के जो पार्ट आता है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं वो सारे इन टेक्स्ट के अंदर से ही एक्सट्रैक्टेड है, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही क्वेश्चंस रिपीटेडली वहां पे पूछे होते हैं, इसीलिए आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, सो दैट आपको एक आइडिया लगे कि आपको वहां पे क्या आंसर्स देने हैं। ठीक है, सो मोस्टली इन टेक्स्ट जो है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आपको चैप्टर कवर कर लेते हैं, और वहीं पे सारी जो जितनी भी डिटेल्स होती है वो वहीं पे शेयर हो जाती हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चन एंड आंसर्स। What twin obligations does Mandela mean? कौन सी ट्विन ऑब्लिगेशंस, या वो क्या कह रहे हैं, ट्विन ऑब्लिगेशंस क्या थी, तो हमने पढ़ी थी दैट मंडेला मेंशंस और मेंशन्ड, आप या तो उसको सिंपल प्रेजेंट में लिखिए आंसर को, या फिर पास्ट में लिखिए। ठीक है, एक अगर आपने टेंस से चैप्टर जो अपना आंसर स्टार्ट किया है, उसी टेंस में प्लीज आप पूरे अपने आंसर्स को रखिए। एक्सेप्शनल चीजें थोड़ी चेंज जाती है कि अगर चैप्टर ऐसा है या क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर कोई प्रेजेंट की चीज पूछी है, कोई फैक्चुअल चीज पूछी है, या ऐसी चीज पूछी है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हमें अकॉर्डिंगली टेंस का ध्यान रखना है जब हम आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है मंडेला मेंशन्स, यानी कि मंडेला मेंशन करते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं मंडेला मेंशन्ड इन द चैप्टर। सो अगर एक जिस भी पर्टिकुलर टेंस से आप चैप्टर जो अपना आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, मेक श्योर कि थ्रू आउट द आंसर जो है आप एक ही टेंस रखें, यूं नहीं सारे टेंसेस एक्सप्लोर कर दें उस एक ही आंसर्स के अंदर, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, सो मंडेला मेंशन्स ट्विन ऑब्लिगेशंस in the life of every man, और वो क्या क्या थी? Obligations towards his family, एंड यहाँ पे जो मैंने लिखा है इस फैमिली, आप इलेबोरेट करके आगे लिख सकते हैं, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज चिल्ड्रन, टू हिज वाइफ। ठीक है, तो पहली तो वो हो गई। ठीक है, टू हिज पेरेंट्स, हिज फैमिली, हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन। क्लियर? एंड जो दूसरी थी, एंड ऑब्लिगेशंस टू हिज society, community, his country, his people.
All right, so these are the twin obligations. All right, what did being free mean to Mandela as a boy? अब यहाँ पे आगे वही फेजेस जो हमने डिस्कस किए थे कि फ्री का या फ्रीडम का मीनिंग क्या था मंडेला के लिए व्हेन ही वाज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट. तो हमने बड़े ही क्लियरली उस चीज को डिस्कस किया था. भाई आप इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट कर लेना कि एज अ बॉय क्या थी उनके लिए, टू रन इन द फील्ड्स near his mother's hut, to swim in the stream, right? और क्या थी? To roast mealies under the stars, to roast mealies under the stars, to ride the broad backs of bulls, right? These actually, this was the meaning of freedom for Mandela when he was a kid, when he was a boy. Now as a student क्या थी उनकी जो थी, as a student when he grew up, when he became a student, उनके लिए freedom का क्या मतलब था? That he could stay out at night, right? Then he could read whatever he wanted to, he could go wherever he wanted to. ठीक है, तो ये जो तीन जो चीजें इन्होंने इस चैप्टर में मेंशन की है, इस टेक्स्ट में मेंशन की है, यू कैन राइट दोस. ठीक है, एक बार फिर भी आई एम जस्ट राइटिंग इट. एज अ बॉय हो गई ये. ठीक है, अब यहाँ पे आई एम राइटिंग एज अ स्टूडेंट. थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं चिल्ड्रन, बट आप लोग जो है प्लीज इसको थोड़ा सा इलैबोरेटिव फॉर्म में लिखिएगा. एज अ स्टूडेंट उनके लिए क्या थी? टू स्टे आउट एट नाइट, to read what he pleased, and to go where he chose. ठीक है, this was the meaning of freedom for him when he was a schoolboy. Sorry, when he was a student and when he was a boy. This is the difference between the meaning of freedom. Next, how does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? Transitory freedoms क्या थी? ये सारी transitory freedom थी जो कि temporary थी, permanent नहीं थी. ठीक है, to stay out at night, to read whatever he wanted to go wherever he wanted to. ये सारी transitory freedoms थी जो temporary थी, जो खुद के लिए थी, जो थोड़े टाइम बाद change हो जाती. राइट अब वो क्या पढ़ना चाहते हैं वो एडल्ट में तो रहती नहीं फ्रीडम उनके लिए. वो कहाँ जाना चाहते हैं वो भी उनके लिए फ्रीडम नहीं रहती, वो चेंज हो जाती. वो क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो लेट नाइट बाहर रहना चाहते हैं, ये भी टाइम के साथ में चेंज हो जाता. तो ये इसीलिए ये ट्रांजिटरी फ्रीडम्स थी, ये टेम्परेरी फ्रीडम थी. अब बेसिक के साथ में वो कैसे चेंज हुई? बेसिक फ्रीडम्स क्या थी उनके लिए? बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स क्या थी? टू हैव अ फैमिली, ऑफ मैरिंग, ऑफ अर्निंग हिज कीप, एंड ऑफ what was that? To earn his potential, है ना? To earn his potential, to keep and to achieve his potential, to keep to earn his keep, of marrying and to have a family. ये जो थी उनकी क्या थी? सारी बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स थी जो कि लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली थी और जो सबके लिए थी. सभी लोग ये चाहते थे. ये बाद में चेंज नहीं हो सकती थी, इसलिए ये परमानेंट थी, इसीलिए बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स थी. तो इस तरह से यू कैन ड्रॉ अ कॉन्ट्रास्ट, इस तरह से आप डिफरेंस बता सकते हैं. ठीक है, कि ट्रांजिटरी फ्रीडम जो थी और बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स किस तरह से डिफर करती थी, चेंज होती, क्या डिफरेंस था इनमें. डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री? वाई नॉट? नो. अकॉर्डिंग टू मंडेला, चिल्ड्रन, देयर इज अ प्रॉपर पैटर्न ऑफ राइटिंग एन आंसर ऑल्सो. ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि आपको आंसर स्टार्ट कैसे करना है. ठीक है, सो नो, अकॉर्डिंग टू मंडेला
the oppressor was equally bound and enslaved as an oppressed is. As an oppressed, यहाँ पे this is an R, ठीक है, R लिखा हुआ है यहाँ. As an oppressed is because we have read this, हमने ये पढ़ा भी था, because he is logged behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I know it is completely filled, the board is completely filled, but when you're writing the answer, kindly pay attention on my words, what I'm saying. ठीक है, accordingly you can write. ठीक है, dictation की तरह ले लेना उसको और लिख लेना, because my writing is not so good on the board, so it's fine. All right, so we have covered almost all the questions from the chapter. एंड हमने सारी डिटेल्स भी डिस्कस की है. इनफैक्ट जो टेक्स्ट में डिटेल्स नहीं दी गई हैं, एडिशनली भी वी हैव डिस्कस दैट, सो दैट द कॉन्सेप्ट इज फ्री. फ्री इतना ज्यादा दिमाग में आ चुका है, सो दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. ऑलराइट, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, उस कॉन्टेक्स्ट को क्लियर करने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमने डिस्कस की है, सो दैट कोई भी डाउट ना रहे. ऑलराइट चिल्ड्रन, फाइन. इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस चैप्टर से ही रिलेटेड जो पोयम है, इसी चैप्टर के अंदर का जो पार्ट है, दैट इज अ टाइगर इन द जू, हम लोग वो पोयम डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो तब तक कंप्लीट द चैप्टर, गो थ्रू इट, क्वेश्चन आंसर समझिए, चैप्टर को समझिए, सो दैट यू डोंट फील एनी डिफिकल्टी लेटर ऑन. Fine. Have a great day and take care of yourself. Keep learning with Winsome Education World, Winsome International School. Take care. Goodbye.